बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान वेटरन वर्ल्ड कप जारी है और आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच खेल रहा था, जहां पर पाकिस्तान के मायनाज साबका ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने बड़ी धुआंधार बैटिंग की और 99 रन पर आउट हो गए। सेंचुरी स्कोर ना कर सके वो, लेकिन पाकिस्तान आज के मैच में यहां पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फतह हासिल करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 224 रन स्कोर किए और 225 रन का टारगेट यहां पर वेस्ट इंडीज़ को बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो अबूर करना था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 100 रन पर यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम को ऑल आउट कर गया। उसके अलावा अगर बात करें तो इस वक्त शायद गरूर जो है ले डूबा है इंडिया को और एक दफा फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है यहां जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में और 408 रन से यहां पर शिकस्त हुई है भारत को। और भारत के लिए यही कहा जाए कि जो शायद ये कहा जाता था कि यहाँ पर उनके पास अंडर 19 से लेकर नेशनल टीम तक बड़े ज़बरदस्त अच्छे बॉलर्स अच्छे बैटर्स मौजूद हैं और वो हर सतह पर होने वाले टूर्नामेंट में नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन शायद जब से उन्होंने ट्रॉफी वसूल नहीं की है उसके बाद जो रुझान है वो अब क्रिकेट से हट गया है ऐसा लगता है इंडियन प्लेयर्स का, और मुसलसल शिकस्तों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, चाहे पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ उन्हें नाकामी का सामना करना पड़े या फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। फिर साथ साथ हम बात करेंगे क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज जारी है, पाकिस्तान अपना कल मैच खेलना है। पाकिस्तान पहले ही इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है, इस पर बात रहेगी। फिर हॉकी के हवाले से भी आज हम बात करेंगे अपने शो में कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जो हॉकी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ग्राउंड्स है, वो किस हाल में है, इस पर भी आज हम बात करेंगे अपने शो में। और बात करने के लिए स्टूडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। जावेद साहब, गरूर का सर इस वक्त देखें तो ले डूबा है इंडिया को और एक और दफा शिकस्त हुई है और 408 रन से, यानी कि दोनों टेस्ट मैच बड़े बड़े मार्जिन से यहां पर इंडिया को शिकस्त हुई। जो कहते थे कि हमारे नीचे सतह पर 3 टीमें अगर हम बना लें तो हम पाकिस्तान जैसी टीम को हर सतह पर हरा सकते हैं। जी मन भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने इंट्रो में इंडिया के बारे में कहा, देखें इंडिया की जो हटदर्मी, जो बदमाशियाँ और जो सियासत को खेलों में लेकर आया, और फिर जैसे आपने देखा कि एशिया कप में ट्रॉफी जो है एशियन सदर से लेना उन्होंने कबूल नहीं किया, उनको पसंद नहीं आया। और उसके बाद से इंडिया की क्रिकेट, मैं ये देख रहा हूँ कि ना सिर्फ क्रिकेट, वो चाहे आप हॉकी ले लें चाहे स्नूकर ले लें, अब लगता है कि फतह की देवी जो है उनसे रूठ गई है। अब इंडियन खुद कह रहे हैं, इंडियन अवाम खुद कह रही है। और फिर आपको पता है 25 बरस बाद साउथ अफ्रीका ने जो है इंडिया को इंडिया में हराया है, और आपको पता है ना सिर्फ हराया बल्कि वाइट वॉश कर दिया है। जिस तरीके से जो रीत न्यूजीलैंड डालकर गई थी, साउथ अफ्रीका ने उसको कंटिन्यू किया है। आप बड़े नामों वाले बैट्समैन, बड़े नामों वाले आपके बॉलर्स, कोई भी किसी काम नहीं आ रहा। लग ये रहा है कि साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड में खेल रहा था लेकिन क्राउड उनके साथ नहीं था। लेकिन जिस तरीके की पहली बारी उन्होंने 489 रन की खेली और फिर इंडिया को जो है 201 रन तक महदूद रखा, और उसके बाद फिर दूसरी बारी में भी 260 रन कर लिए और फिर 5 प्लेयर आउट उन्होंने डिक्लेयर की। डिक्लेयर के बाद जब 549 जैसा पहाड़ सामने टोटल नजर आया, लेकिन ऐसे टारगेट तो अमूमन हम देखते थे इंडिया की टीम चेस कर जाती थी या बहुत करीब करीब जाती थी, लेकिन ये क्या हुआ कि इंडिया की टीम अब दोनों मैचेस टेस्ट मैचेस में अगर उठा के देख रहे हैं तो दोनों की दूसरी इनिंग में इंडिया ने बड़ा कमतर स्कोर किया है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आप इंडिया की क्रिकेट जिस तरीके से देख रहे हैं, उनके नए प्लेयर आए, कोई 200 कर रहा है, कोई 100 कर रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ जो है जहन में रखनी होगी कि इंडिया के 2 अजीम प्लेयर थे, विराट कोहली ले लें, आप शर्मा को ले लें, उनके जाने के बाद इंडिया की टीम जो है संभल नहीं पाई। और संभलने की क्या बात है जावेद साहब, यहाँ तो वो दावे के साथ कहते थे कि हमारा बेंच स्टैंड इतना मजबूत है कि हम 3-3 टीमें अपनी खड़ी कर सकते हैं। सर वो दावे आज सारे हवा हो गए। बिल्कुल इंडिया की टेस्ट क्रिकेट जो है वो बिल्कुल दफन कर दी है ये आपने न्यूजीलैंड ने और साउथ अफ्रीका ने। आप गौतम गंभीर जो है इंडिया के जो कोच हैं वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अरे भाई 140 रन की टीम आपकी रह गई, 749 रन बना दिए साउथ अफ्रीका ने, आप वहां 350 रन नहीं बना पाए। और ये मैं ये देख रहा हूं कि रन्स के एतबार से
जो 408 रन का मार्जिन है फतह का, ये इंडिया को लगता है कि ये बहुत ही बड़ी जो है ना शिकस्त हुई है। ना सिर्फ शिकस्त हुई, इंडिया का टेस्ट क्रिकेट जो है जवाल का शिकार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंडिया में टेस्ट क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चली जाएगी और प्लेयर्स पे भी इसका जो है बहुत ज़्यादा असर होगा। लेकिन असर होगा इंडिया की, जो अगर हम क्रिकेट देखें तो वो अपने प्लेयर्स को मुख्तलिफ लीग खेलने की इजाज़त नहीं देते हैं। वो अपने होम अगर देखें तो जो उनका सबसे बड़ा जो ट्रॉफ़ी होती है रणजी ट्रॉफ़ी, उसमें तमाम प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। तो अब फ़र्क कैसा देख रहे हैं? अब तो यहाँ पर सवालिया निशान बनता जा रहा है उनका जो रणजी ट्रॉफ़ी भी। बिल्कुल वो तो बनेगा। अब आप देखें वो अपने किसी प्लेयर्स को जो है कहीं भी लीग में इजाज़त नहीं देते और जितने भी फॉरेनर प्लेयर हैं वो इंडिया में जाकर उनकी पीएसएल खेलते हैं। अब वहाँ जाके वो उनकी विकेटों से हम आहंग हो गए और कोचेस को ही पता है कि उनकी विकेट पे क्या होता है, किस तरीके की विकेट वो बनाते हैं। अब मसला ये है कि जो सामने आपके टीमें आ रही है उनके परफॉर्मर जो है वो हर जगह के रहे। अब साउथ अफ्रीका हाल ही में जो है हमारे साथ टेस्ट सीरीज बराबर कर गई और वर्ल्ड चैंपियन है वो, और हमने तो बराबरी पे खेल लिया। लेकिन इंडिया के साथ जो उन्होंने जाकर किया है, इंडिया की क्रिकेट तो बिल्कुल उन्होंने बर्बाद समझ ले कर दी। टेस्ट क्रिकेट तो उनकी बिल्कुल बर्बाद। और फिर जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा था, ये बड़े बोल बोलना, ये गरूर तकब्बुर, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आजी इंकसारी की तरफ आपको लेकर जाएंगी। ये जो टेस्ट क्रिकेट में आपके साथ हुआ इंडिया के वहमो गमान में नहीं था। और आगे देखें कि T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है और इंडिया का मोराल देख लें कि कितना डाउन हो गया। वो चाहे आप T20 में देख लें, अभी आपने ताज़ा एशिया कप शाहीन्स में राइजिंग स्टार में जो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस थी या बांग्लादेश की परफॉर्मेंस थी, इंडिया उसके आगे नहीं ठहर सका। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के ये जो बड़े बड़े दावे जब आप सियासत को खेलों में घसीटेंगे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है, जो कि इंडिया की क्रिकेट के सामने आ रहा है। और आस्ते आस्ते आप देखिएगा अब और भी नए क्रिकेट नेशन खेलने वाले जो ममालिक हैं उन्हें भी समझ आ जाएगा कि इंडिया जो अपनी इजारादारी चाह रहा था, वो चाहे चौधरी इलाके का बनना चाह रहा हो या आईसीसी तो का। शेर थे ना? अरे वो घर के शेर भी नहीं, हम तो अब घर में घुस के भी सारी प्लानिंग करके आ जाते। अब देखे ना, न्यूजीलैंड घर में घुस के आपको हरा गया और साउथ अफ्रीका ने भी घर में घुसकर आपको वॉच वाइट कर दिया। तो अब इंडिया में वो दमखम नजर नहीं आ रहा। चलें, इंडिया में वो दमखम नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो है इस वक्त परफॉर्मेंस के एतबार से पाकिस्तानी टीम इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही, चाहे वो नेशनल टीम हो या फिर पाकिस्तान के शाहीन की टीम नज़र आ रही हो। साथ साथ क्योंकि यहाँ पर बड़ी अच्छी कारकर्दगी पाकिस्तान शाहीन ने दी है, एशिया कप अपने नाम किया, राइजिंग स्टार। तो यहाँ पर क्या कहेंगे इन पाकिस्तान के इन शाहीन के प्लेयर्स के हवाले से? और आज मैं अब्दुल रज़ाक से बात कर रहा था कि हमारे पास कुछ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद नहीं है, तो उन्होंने भी कहा कि अगर आपने मैचेस देखे हैं तो आपको एक अहमद दानियाल जैसा अच्छा ऑलराउंडर आपको मिलता दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने अब्बास आफरीदी की तारीफ की कि आपके पास अब्बास आफरीदी जैसा एक अच्छा ऑलराउंडर मौजूद है, सिर्फ उनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लेजेंड ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने भी पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स, खासकर अब्बास आफरीदी और उन्होंने जिस तरह यहाँ पर अभी कारकर्दगी अहमद दानियाल की देखी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मुस्तकबिल है। तो आप समझते हैं कि एक बड़े लेजेंड ने अपनी आंखों से पाकिस्तान के लिए लेजेंड तलाश कर लिया है। बिल्कुल मोहन भाई, जैसे शाइंस के जब मैच हो रहे थे और हम दानियाल के बारे में भी बात कर रहे थे, हम सदाकत के बारे में भी, और ख़ासकर अफरीदी के बारे में, अब्बास अफरीदी के बारे में, कि अफरीदी और सदाकत और दानियाल ये तीन लड़के ऐसे हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन असल मसला है ना, देखें अगर इन प्लेयर्स को अभी आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और आपको पता है कि जिस तरीके से दानियाल ने आपको दिखाया है कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है और किस तरीके से क्रिकेट को उन्होंने कैलकुलेशन के साथ खेला है, वो चाहे आखिरी ओवर हो या सुपर ओवर हो, उस लड़के में ये सारी अवेयरनेस क्रिकेट वाली मौजूद है। तो ऐसे ही लेजेंड तारीफ नहीं करते। अगर अब्दुल रज़ाक तारीफ कर रहा है तो उसको नजर आ रहा है, जाहिर है ये क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को उन्हें पता है कि इसमें बाई बर्थ जो सलाहियतें हैं वो उस प्लेयर में नजर आ रही हैं। तो यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि जैसे हमारे लेजेंड्स भी कह रहे हैं, तो आपको ये दो जगह फिल करनी होगी। वो चाहे आप फ़हीम अशरफ की रिप्लेसमेंट में लेकर आए या वसीम जूनियर की रिप्लेसमेंट में लेकर आए, आपको इन दो लड़कों को आने वाले वर्ल्ड कप में आपकी नेशनल टीम में शामिल करना होगा। जबकि हमारी नेशनल टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट देखें,
बहुत अच्छा खेल रही, साउथ अफ्रीका के साथ बहुत अच्छा वनडे सीरीज के लिए। तो बात यह है कि हमारी टीमें परफॉर्मेंस कर रही हैं, वो चाहे हॉकी की हो, क्रिकेट की हो, या चाहे स्नूकर की हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो बिल्कुल हर मैदान पे जो है फतह के झंडे गाड़ रहा है। अब इंडिया के लिए ये लम्हा फिक्रिया होगा। चलें, फतह के झंडे तो पाकिस्तानी टीम इस वक्त गाड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक और फतह आज वेटरन वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को हासिल हुई है, जहां पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान ने 124 रन से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के नौजवान ऑलराउंडर और साबका लेजेंड प्लेयर यहाँ पर अब्दुल रज़ाक ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी आज के मैच में दिखाई। 99 रन उन्होंने बैटिंग में जोड़े। इससे कबल वाले मैच में हुमायूं फरहत ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी, तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर की थी इस टूर्नामेंट के। उसके अलावा फवाद आलम बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी इस वेटरन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए दिखा रहे हैं। फिर साथ साथ पाकिस्तान के और भी सुपरस्टार जो इस वक्त अगर हम कहें कि उनके लिए ये वेटरन वर्ल्ड कप बड़ी अहमियत हासिल कर रहा है। फिटनेस पे बड़ी ज़बरदस्त बात आज रज़ाक ने भी की है इस वक्त। लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्दुल रज़ाक के हवाले से और फिटनेस के हवाले से अब्दुल रज़ाक ने जो कहा है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इस वक्त चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान के वेटरन वर्ल्ड कप जारी है, तो पाकिस्तान टीम ने आज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फतह हासिल की है। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं। वेटरन टीम के हवाले से क्या कहेंगे जावेद साहब? एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, 12 टीमें शिरकत कर रही हैं, दुनिया भर से प्लेयर्स आए हुए हैं। एक अच्छा इमेज आप समझते हैं कि इस वक्त जा रहा है पूरी दुनिया में? बिल्कुल मोइन भाई, देखें जिस दिन से 22 से जो है हमारा ये वेटरन्स जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है T20 का, और आपको पता है कि पूरी दुनिया से टीमें तशरीफ़ लाई हैं और 12 टीमें पाकिस्तान जिनकी मेज़बानी कर रहा है। और आपको पता है कि वो टीमें आप हर ग्राउंड में आप देखें कि बिल्कुल पीसफुल माहौल में खेल रही हैं। और पाकिस्तान वेटरन्स की जो परफॉर्मेंस जा रही है कंटिन्यू जो है फतह के ट्रैक पर आई हुई है। जैसे आज देखें अब्दुल रज़ाक ने बिल्कुल अपनी पुरानी झलक दिखाई, जो 99 रन जोड़े, और उसके बाद फवाद आलम भी अपने बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो कल के मैच में देखेंगे हुमायूं ने जो इनिंग्स खेली थी, तेज तरीन सेंचुरी स्कोर कर दी। तो अगर बैटिंग के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान वेटरन्स टीम बिल्कुल अपने ट्रैक पर है और अपने हर मैच को जो है फतह में बदल रही है। अभी तक उन्होंने किसी भी मेज़बान टीम से जो है शिकस्त का मुंह नहीं देखा है। तो हम भी यही चाहें कि जिस तरीके से हमारे एशिया कप में राइजिंग स्टार जो अनबीटन गए थे, तो हमारे ये जो वेटरन लेजेंड है ये भी अनबीटन ही फाइनल तक लेकर जाएं वेटरन्स के टूर्नामेंट में। क्योंकि T20 टूर्नामेंट हम करा रहे हैं और पहली दफ़ा हो रहा है, तो इसमें और भी 4 चांद लग जाएंगे। चलें, 4 चांद लग जाएंगे। और फिर साथ साथ क्योंकि अब शेड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, यहाँ पर वर्ल्ड कप T20 का फरवरी में खेला जाना है और पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक ही ग्रुप ए में मौजूद है। जावेद इकबाल भट्टी, एक दफ़ा फिर आमना सामना होना है दोनों टीमों के दरमियान। 15 फरवरी को यह मैच खेला जाएगा। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? देखें मोइन भाई, देखें जब ये शेड्यूल आया है, काफ़ी दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे शेड्यूल आया, और आप देखें कि इंडिया जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता कि वो भाई क्रिकेट में किसी भी तरह की हो। आप देखें जिस तरह एशिया कप में हुआ और पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना, और फिर इसी वजह से सारी चीज़ें हाइब्रिड मॉडल पे गई। लेकिन आप देखें पैसा, उन्होंने अपने माली फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को अपने ग्रुप में साथ रखा है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्हें पता था ब्रॉडकास्टर जो हैं और फिर जितने भी आपको पता है पीछे जिनका पैसा लगा हुआ है, वो पाकिस्तान और इंडिया के चाहते हैं सिर्फ एक मैच ना हो, उनके 2 से 3 मैच हो। तो अपने माली फायदे के लिए उन्होंने जो है पाकिस्तान को अपने ही ग्रुप में रखा है। ग्रुप ए में दोनों टीमें, जबकि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पैसा पैसा होता है। और फिर वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और आपको पता है कि कोलंबो और कैनेडी, हमने तमाम के तमाम मैचेस जो है कोलंबो और कैनेडी में खेले हैं। और इंडिया की टीम को भी आपको पता है कि सफ़र तो करना होगा, जिस तरीक़ा से हम सफ़र करते रहे कि इंडिया के साथ हम जाके दुबई में खेलते रहे।
तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया की हठधर्मी की वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं। अगर इंडिया जो है खेलों में ये चीज़ें ना लेकर आता तो पीसफुल तरीके से एशिया कप भी चल जाता और हमारे चैंपियन ट्रॉफी भी होती, आज वर्ल्ड कप भी एक ही जगह हो रहा होता, जैसे शेड्यूल आना था वैसे ही आया। लेकिन ये क्या पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में है, तो पाकिस्तान देखें जब 7 तारीख को इफ्तिताही जिस दिन तकरीब होगी पाकिस्तान नेदरलैंड से अपना मैच खेलेगा। असल मैच 15 को जो है हमारा इंडिया से टाकरा है। ज्यादा सब सारी मकसद इंडियन अवाम की और पाकिस्तानी अवाम की और जो वर्ल्ड में पाकिस्तान क्रिकेट की देखता है वो चाहेंगे 15 को जो है ये जल्द अज जल्द 15 है और ये टाकरा हो। चलें ये टाकरा होता हुआ दिखाई दे। 15 फरवरी को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और इंडिया की टीम एक ही ग्रुप में मौजूद है। ग्रुप ए में है जो वर्ल्ड कप खेला जाना है T20 का भारत और श्रीलंका में। तो यकीनन पाकिस्तान की टीम जो है अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पिछले चंद वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी चाहे वनडे में हो चाहे T20 में हो कुछ अच्छी नहीं जा रही है। और भयानक ख्वाब साबित हुआ पिछला T20 वर्ल्ड कप, जहां अमेरिका जैसी टीम से भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। जावेद साहब साथ साथ क्योंकि हम हमेशा T20 का फोकस करते हैं PSL पर, और PSL पे भी अब मामला कुछ बेहतर जा रहे हैं। तमाम ही टीमों ने आइंदा 10 साल के लिए PSL के लिए भी अपनी जो है चीज़ें मुआहिदा कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। 5 टीमें तो हो चुकी हैं और मुल्तान सुल्तान के हवाले से ये खबरें हैं कि अली तरीन अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अब कोई भी एक नया फ्रेंचाइज ऑनर नज़र आएगा मुल्तान सुल्तान के लिए। तो कैसा देखते हैं कि यहाँ पर हर ने अगले 10 साल के लिए मुआहिदा कर लिया जब PSL 11 होगा? बिल्कुल मोइन भाई, देखें हमारा PSL एक बड़ा ब्रांड है और जिस तरीके से हमारी तकरीबन जैसे लाहौर कलंदर हो गया, कोयटा ग्लेडिएटर, इस्लामाबाद, पेशावर जुल्मी, इन तमाम टीमों ने जो ना अगले 10 साल के लिए मुआहिदा कर लिया। लेकिन मुल्तान सुल्तान के जिस तरीके से अली तरीन के मामला थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे अली तरीन के हवाले से, जिस तरीके की वो लैंग्वेज और ट्वीट वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो मुझे ये लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान के जो मालकान हैं उनका ये सफ़र तो ख़त्म हो गया PSL से। अब नए मालकान जो आएंगे देखें वो कौन आते हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम आपको पता है तगड़ी टीम थी, जिस तरीके से उनका नाम था, जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान ने स्टार्ट लिया था। तो अब PSL में 2 टीमें और भी आएंगी, जैसे लग यही रहा है कि हैदराबाद की कोई फैसलाबाद से आ जाए या गुजरांवाला से आ जाए, सियालकोट से आ जाए, 2 टीमों ने और आना है। और PSL इस दफ़ा जो है PSL 11 जो है और भी भरपूर तरीके से होगा और जो माली मामला थे वो तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ तमाम ही फ्रेंचाइज के तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो बस अब हमें इंतज़ार होगा PSL का। चलें, हमें इंतज़ार होगा PSL का। PSL में हम देखते हैं कि जितनी भी फ्रेंचाइज थी पिछली वो तमाम ही आ चुकी है, सिर्फ मुल्तान के मसाइल चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम देखेंगे कि 2 मज़ीद फ्रेंचाइज का इजाफा हो गया है और अब मैचेस की तादाद भी बढ़ जाएगी। तो एक अच्छा फैसला होगा यहाँ पर बोर्ड का जिन्होंने किया है कि अब ज़्यादा फ्रेंचाइज होंगी तो मैचेस भी पूरे पाकिस्तान में फैलते दिखाई देंगे। तो वो लोग, वो शायकीन क्रिकेट जो महरूम रहे क्रिकेट से काफ़ी अरसे से, अब हम देखते हैं कि फैसलाबाद पे भी मैचेस हो रहे हैं और पिंडी में भी मैचेस हो रहे हैं। तो यहाँ वो फैसिलिटीज़ अब मिलती दिखाई देगी शायकीन क्रिकेट को जब मैचेस होंगे। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे पहले मखसूस शहरों में ही आपको पता PSL होता था, कराची, पिंडी, लाहौर और यहाँ ज़्यादातर मुल्तान में। लेकिन अब जितना ज़्यादा अच्छा क्रिकेट का हमारे यहाँ रिवाइवल शुरू हो गया है, जैसे अभी हमने फैसलाबाद को काफ़ी अरसे तकरीबन 14-15 साल के बाद जो वनडे सीरीज़ दी, तो यही देखिए कि जैसे 2 टीमों का इजाफा हुआ है। मेरे ख्याल एक गिलगित है और एक फैसलाबाद है। ठीक है, अभी फैसला नहीं हुआ है। फैसला जब तक नहीं हो पाएगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो पाइपलाइन में ये जरूर है, सबसे ज्यादा वोट इनके पास है। वोट इनके पास है। तो अगर ये हो जाता है तो आपको पता फैसलाबाद में भी मैचेस जाएंगे और पेशावर में भी नियाज स्टेडियम जो है इमरान खान स्टेडियम बन गया उसमें भी जाएंगे। तो अब PSL जो है महदूद पैमाने पर नहीं होगा। ज़ाहिर मैचेस जब बढ़ जाएंगे तो आपको वेन्यूज़ भी ज़्यादा दरकार होंगे। तो मुख्तलिफ जब वेन्यूज़ पर होगा और वो शायकीन जो अपने शहरों से सफ़र कर करके, कोई कराची आ रहा है, कोई लाहौर आ रहा है, कोई पिंडी आ रहा है, तो वो अपने शहरों में जब इंटरनेशनल प्रेस को देखेंगे, अपने प्रेस को अपने दरमियान देखेंगे, तो PSL को एक अच्छा होप मिलेगा और इसकी बुलंदियों में खातिर ख्वाह इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी चीज़ें शायकीन क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छी हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि उन छोटे शहरों की तरफ भी रुख करे, वहाँ भी मैचेस कराए, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट की मोहब्बत करने वाले तो हर शहर में मौजूद हैं। चलें, क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हर शहर में मौजूद हैं। और एक वक्त ऐसा रहा कराची के क्रिकेट टीम के लिए
कि कायद ट्रॉफी से बाहर होना पड़ा और फिर किसी न किसी तरह हमने देखा कि हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में यहाँ पर कराची की टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। फिर कायद ट्रॉफी में यहाँ पर कराची की टीम को शामिल किया गया। अब कराची की टीम इस वक्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के, जहां पर फाइनल में उनका मुकाबला सियालकोट से होगा। और जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान और कराची की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, तो अब वो शायद उनकी ज़ुबानों पर ताले लग जाएं, क्योंकि कराची की टीम इस वक्त फाइनल में पहुंच चुकी है और फाइनल में उसका मुकाबला सियालकोट से होगा। 161 पॉइंट हैं इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची ब्लूज़ की टीम की। और दूसरी तरफ सियालकोट ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, 155 पॉइंट के साथ है सियालकोट दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो दोनों का टकरा होने वाला है। और फिर कराची की अगर बात करें कराची ब्लूज़ की टीम के, तो साथ में एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर फास्ट बॉलर जो साकिब हैं वो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा इस टूर्नामेंट में करते दिखाई दे रहे हैं और अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। फिर पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा उन्होंने इस टूर्नामेंट में किया है। कुछ अच्छी इनिंग यहाँ पर पाकिस्तान के वाइस कप्तान टेस्ट के सऊद शकील भी करते दिखाई दिया है। तो इन प्लेयर्स के हवाले से मैं ज़रूर पूछूंगा यहाँ पर जावेद इकबाल भट्टी से। और इससे कबल अगर कराची की टीम के साथ मुश्किलात रही तो वो जो सीनियर प्लेयर थे ना जितने, उन्होंने शिरकत नहीं की थी और उसके बिना पर मैं समझता हूं कि शायद कराची की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए, कि जहां पर उसे सिलेक्ट किया जाता और उन टीमों में शामिल किया जाता जो सिलेक्टेड थे। लेकिन कराची के खिलाड़ियों ने भरपूर तौर पर उम्दा कारकर्दगी से ये बात साबित कर दी कि जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने वही टॉप पोजीशन अपने साथ रखी और इस वक्त कराची की टीम सियालकोट से फाइनल खेलेगी। जी जाओ सर। मोइन भाई, जैसे अब कुछ अर्सा पहले कराची की टीम के खिलाफ बड़ी बातें चल रही थी कि कराची की टीम तो एक मैच नहीं जीत पाई, ये खेल नहीं पाया रही है, क्वालिफाई नहीं किया। और आज माशाल्लाह देखिए कि वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में, और वो भी पहले नंबर पर मौजूद है। सियालकोट को शिकस्त देने के बाद जो है उनके पॉइंट टेबल की तादाद ऊपर चली गई, सियालकोट सेकेंड आ गया। और जैसे अभी आपने शान मसूद हो गया, साद बेग हो गया, सऊद शकील हो गया, इन लड़कों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और इससे पहले ये लड़के जो है टीम में शामिल नहीं थे। देखें, एक सीनियर प्लेयर होता है, सीनियर प्लेयर की एक अपनी फॉर्म होती है, और जिस तरीके से अभी ये शान मसूद ने 2-3 अच्छी बारी खेली और साथ तो कंटिन्यू खेलता चला आ रहा है, और सऊद शकील जो है टीम को लेकर चल रहा है। तो अब जो है जितने भी नाकदीन थे वो कराची की टीम के खिलाफ जो बहुत तरह तरह की बातें करते थे कि पर्ची अज़म आ गया या इसको सिर्फ आजम खान ने ही बना दिया इस टीम को, अब ऐसा नहीं, जो परफॉर्म कर रहा है वो लड़का कराची की टीम में मौजूद है। बल्कि अब तो कराची कोच इकबाल इमाम को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने टीम को बड़ा बैलेंस रखा, अच्छी कारकर्दगी ली अपने खिलाड़ियों से। इकबाल इमाम ने आपको पता जिस तरीके से टीम को वो लेकर चले हैं, देखिए तनकीद तो हर तरफ से हो रही थी। अब कम अज कम जो नाकदीन है जो तनकीद कर रहे थे कराची की क्रिकेट पे, अब उनको कम अज कम इस पे मकसद उनका सर फखर से बुलंद होना चाहिए और इसकी खुलकर तारीफ करें कि कराची के प्लेयर जो है सिलेक्शन हुई है, लड़कों ने मेहनत की है तो आप टॉप पर है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, अगर आपकी टीम के लड़कों ने मेहनत की तो आप टॉप पर गए। अब तनकीद करना तो सबसे आसान है, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तो तनकीद के निश्तर चारों तरफ से शुरू हो गए थे। ये पर्ची अज़म आ गया, ये उसने उसको खिला दिया, ये सारी चीजें। लेकिन अब जब वो टॉप पोजीशन पर मौजूद है और फाइनल खेलने जा रही, अब उनको भी चाहिए कि ये कराची की जो टीम है इसकी शान में आप भी कसीदे पड़े, आप बताएं कि भाई इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस वजह से इस मकाम तक पहुंची है, हम जो पहले इतनी तनकीद कर रहे थे वो बेजा थी। तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए। हम कराची में रहते हैं और कराची की टीम को फुल सपोर्ट करते हैं, और जितने भी हमारे यार दोस्त हैं उनको भी चाहिए खुलकर अब दाद दे के कराची फाइनल में पहुंच गई है। कराची फाइनल में पहुंचा है। साद बेग एक ऐसा प्लेयर उभर कर सामने आया है इस टूर्नामेंट से, इससे कबल भी अंडर 19 सतह पर उसने पाकिस्तान टीम को जो है कप्तानी भी की है वर्ल्ड कप में, और एक अच्छा विकेट कीपर हमें सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी विकेट कीपर हमने कराची से दिए हैं। अगर उनमें मिसाल देख लें तो आपके पास राशिद लतीफ़ मौजूद थे, आपके पास मोइन खान मौजूद थे, सलीम यूसुफ आपके पास मौजूद थे, जावेद कदीर
आपके पास मौजूद थे। और बहुत से ऐसे विकेट कीपर भी रहे हैं जिन्होंने निचली सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, अंडर 19 सतह पर, पाकिस्तान ए की सतह पर कराची के वो विकेट कीपर। लेकिन एक और उभरता हुआ सितारा साद बेग नज़र आ रहा है। फिर कराची के एक और विकेट कीपर जिसने बड़ी ज़बरदस्त है कारकर्दगी का मुजाहरा सेमीफाइनल में किया पाकिस्तान शाहीन की जानिब से राइजिंग स्टार वर्ल्ड टूर्नामेंट के अंदर। वहाँ पर उन्होंने एशिया कप के अंदर जो है सेमीफाइनल पाकिस्तान को मैच जिताने में अहम रोल रहा था, गाजी गौरी। तो पाकिस्तान के पास अच्छे विकेट कीपर्स भी आ रहे हैं। आप समझते हैं कि ये अच्छे विकेट कीपर आने वाले मुस्तकबिल में, क्योंकि अब मोहम्मद रिजवान हम देखते हैं कि T20 फॉर्मेट पे उन्हें मौका कम मिल रहा है, लेकिन साथ साथ हमें बैकअप तैयार करना चाहिए। और अब बैकअप हमारे पास है। अगर मैं समझता हूं कि उस्मान खान इस वक्त टीम में मौजूद हैं तो आपके पास है रिजर्व पे भी अच्छे विकेट कीपर मौजूद हैं। जी मेन भाई, जैसे आपने तहमीर बांधी कि हमेशा से कराची ने जो है ना पाकिस्तान टीम को विकेट कीपर दिए हैं, और ना सिर्फ विकेट कीपर बल्कि विकेट कीपर बैट्समैन दिए हैं। आप राशिद लतीफ़ से ले लें, मोइन खान को देख लें, सलीम यूसुफ को देख लें, सरफराज अहमद को देख लें। इन तमाम वो लेजेंड विकेट कीपर हैं जिन्होंने हमेशा जो है नेशनल टीम की नुमाइंदगी की। और कराची जो है ना सिर्फ क्रिकेट की नर्सरी है बल्कि विकेट कीपर बैट्समैन जो है हमेशा से पाकिस्तान टीम को कराची ने प्रोवाइड किए। आप साद बेग को देख लें कि उस लड़के का जो है अंडर 19 से लेकर दिन ब दिन जो निखार आ रहा है, ना सिर्फ विकेट कीपिंग में बल्कि बैटिंग में एक मैच्योर बैट्समैन की तरह सामने आए। और जैसे गाजी गौरी की आपने बात की, उस लड़के में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जैसे आपने राइजिंग स्टार एशिया कप में देखा कि ना सिर्फ उसमें कीपिंग की सलाहियत है बल्कि बैटिंग की भी बहुत। चलो, बैटिंग की सलाहियत भी, अब जितने भी विकेट कीपर आ रहे हैं हमारे पास बैटिंग की सलाहियतों से भरपूर हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देंगे और अपनी कारकर्दगी के बलबूते में मुस्तकिल जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि आज हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, और कई सुपरस्टार, कई लेजेंड हमने देखे कि गोजरा से निकले हैं, और आज हम गोजरा के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। अपने शो के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ है, वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं, माजी में किस तरह ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बदहाली का शिकार रहा, अब किस तरह इस पर काम हुआ, किस तरह खिलाड़ियों के लिए वो तमाम सहूलतें इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं गोजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है, टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं रशीदुल हसन साहब, हॉकी ओलंपियन है। रशीद साहब, सबसे पहले तो बहुत थैंक्स आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। गोजरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। काफ़ी काविशें आपकी हैं, मंजूरुल हसन साहब की हैं, तो अब ये तामीर भी हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से, और क्या क्या फैसिलिटीज़ इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है खिलाड़ियों को मैसर होंगी? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि पिछले कोई 5-6 साल से हम ये सोच रहे थे कि कोई हम ऐसा काम करके जाए, मैं और मंजूरुल हसन भाई, के लोग याद रखें, क्योंकि गोजरा में ओलंपियंस तो बहुत पैदा हुए हैं, बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं, लेकिन वहाँ टीमें खेलने के लिए आती थी, हर टीम वहाँ खेलने के लिए तैयार रहती है, लेकिन जो टीम्स आती थी उनका, क्योंकि वहाँ एक कोई अच्छा होटल नहीं था, और फिर लोग जो बच्चे आते थे, खिलाड़ी आते थे, जो ऑफिशियल आते थे, वो किसी घरों में ठहरते थे या फिर वो स्कूल में ठहरते थे, यहाँ कोई इतने इंतजाम अच्छे नहीं होते थे। तो फिर हमने डिस्कस किया कि हमने कहा कि हमें कोई मौका मिला, अगर हमारी अप्रोच ही गवर्नमेंट में, तो हम यहाँ पे एक खूबसूरत सा एक हॉस्टल बनवाएंगे स्टेडियम के साथ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेडियम जो है वो पिछले 3-3.5 साल से अपना बन रहा था, अभी कुछ साल पहले वो तैयार हो गया है। हमने असल में 3 अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट में अपना अप्रूव करवाए थे, जिसमें सबसे पहले हमने कहा था कि हॉस्टल होना चाहिए, इसमें 5-6-7 टीमें आ सकती हैं, 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज हैं, मैनेजर के लिए अलहदा कमरे हैं, बच्चों के लिए अलहदा हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, साफ सुथरी है, जो भी आते हैं वो आके खुश होते हैं। और उसके साथ साथ फिर हमने ये कहा था कि इसके मेंटेनेंस के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें फिर हमने कहा था कि यहाँ इर्द गिर्द अपना स्टेडियम के दुकानें होनी चाहिए, शॉप्स होनी चाहिए,
इससे रेंट आएगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट हो गई है पिछले 15-20 दिन से। और उससे ये होगा कि रेवेन्यू जनरेट होगा, एक तो गवर्नमेंट के काम आएगा, प्लस जो मेंटेनेंस है स्टेडियम की, हॉस्टल की, और उससे अपना जो पैसे आएंगे वो आराम से अपना मेंटेन होगा और वो बिल्कुल अच्छी हालत में रहेगा। उसके बाद जो तीसरा प्रोजेक्ट था वो था मस्जिद का, कि वहाँ एक मस्जिद भी होनी चाहिए। इसके बाद मस्जिद तामीर होगी। कल ही मेरी सुबह मंजूर हसन साहब से बात हुई है, ये तो तकरीबन तकमील के मराहल तय कर रहा है, इसका बजट भी आ गया, ये मुकम्मल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हॉकी तो अब हमारा बहुत नीचे चले गया है, माफिया काबिज है इसके ऊपर। अब दिन ब दिन ना पाकिस्तान की टीम अपना ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करती है, ना वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करती है। हम किसी और अपना खेल की तरफ क्यों ना जाएं, क्योंकि हमारा खित्ता जो है इसमें बहुत सारे नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिसमें कबड्डी के प्लेयर भी हैं, रेसलर भी हैं, हॉकी के तो अपनी जगह हैं। तो हमने कहा यहाँ एक स्विमिंग पूल होना चाहिए। ये मेरी कल डिस्कशन हुई है मंजूर हसन भाई से। एक अपना स्क्वाश कोर्ट होना चाहिए, उसके बाद एक लॉन टेनिस का अपना कोई होना चाहिए, फिर एक बॉक्सिंग का भी वहां होना चाहिए, ताकि अब हॉकी तो बहुत हमारी पीछे चले गई है और इस तरफ हमारे बच्चे आए, हमारे इलाका के बच्चे आए, जो हमारा पूरा एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, गोजरा है, तो वो वहां से कोई प्लेयर निकले, उनको आगे चलकर नौकरियां मिलें और वो दूसरे खेल में अपना नाम रोशन करें। तो ये हमारा एक प्लान था। प्लेयर्स के हवाले से आप यहाँ पर रशीदुल हसन साहब बात कर रहे हैं, और इन प्लेयर्स को बनाने के लिए यकीनन कोचेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर कोचेस के हवाले से आपने कोई ऐसी मीटिंग वगैरह की है जो मुख्तलिफ कोचेस हैं उनसे, कि उससे यहाँ पर आएँ और मुख्तलिफ खेलों में जो है अपनी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दें? जी बिल्कुल। जब जब देखें ना हॉकी में तो हमारे कोचेस बहुत हैं। मेरी अपनी अकेडमी में 60-70 बच्चे खेल रहे हैं और उसमें अपने इंटरनेशनल कोच अपना काम कर रहे हैं, जो लेटेस्ट हॉकी खेले हुए हैं, और वो तो काम हो रहा है। मैं अगर दूसरे जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, लाइक स्विमिंग पूल या स्क्वाश कॉम्प्लेक्स या अपना दूसरा बॉक्सिंग रिंग है या लॉन टेनिस, तो फिर हम डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे। हमारा ये भी डिस्कस हुआ है कि वहाँ पे अपना जहांगीर खान को बुलाया जाए या जामशेद को बुलाया जाए इसकी ओपनिंग के लिए, फिर उनसे टिप्स ली जाए, उनको थोड़ा सा ब्रीफ करें, तो फिर वो आगे कोचिंग स्टार्ट होगी। थोड़ा लॉन टेनिस के लिए ये हमारी डिस्कशन में है अभी, क्योंकि हॉकी का मामला, हॉकी में तो कोचिंग वहाँ हो रही है और इंशाल्लाह ताला ये हमने बेलॉस किया। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम इस उम्र के इस समय हमें इससे कोई हासिल नहीं होना, क्योंकि गोजरा की अवाम ने, इलाका की अवाम ने, जब हम खेलते थे हॉकी का बहुत नाम होता था, बहुत मोहब्बत दी है, तो हमने पे बैक करने के लिए सारा काम कर लिया। आने वाली जो नई नस्ल है, ये नए बच्चे हैं, जो बच्चे होते हैं, बच्चे और बच्चियां जो होती हैं और साझे बच्चे होते हैं हर एक के, यंगस्टर के लिए ये काम किया गया है। और आप दुआ करें, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जो इलाका के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान से जो लोग आते हैं खेलने के लिए, वहाँ टीमें आती हैं हॉकी की, वो आकर खुश होते हैं, वो अच्छी रहाइश मिलती है, बिल्कुल स्टेडियम के अंदर ही है। तो ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दर्जा इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दर्जा इख्तियार कर जाएगा, अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द हो जाए। और फिर इसके लिए कोई प्लान रखा है आपने कि किसी लेजेंड से जो है इसका इफ्तिताह कराया जाए, और उसके बाद जो सहूलतें कम हैं उनसे बाकायदा उस पर काम कर कर इन तमाम सहूलतों को जो है प्लेयर्स के लिए बेहतर बनाया जाए? जी बिल्कुल, सहूलतें तो पूरी मुयसर है वहाँ। सबसे बड़ा मसला था गोजरा में रहाइश का, वो हल हो गया है, ठीक है। वहाँ पे हर एक फैसिलिटीज है वहाँ पे। आप जो शॉप बन जाएगी उससे बहुत सारे कितने अखराजात अब तक आ चुके हैं इसमें? देखिए, हमारा सिर्फ काम था कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करवाना, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गवर्नमेंट करवा रही है, गवर्नमेंट के लिए हो रहा है। हमने ना उनसे पूछा है कितना पैसा लग रहा है, लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अरबों में होगा। 1 अरब तो डेफिनेटली होगा। ज़्यादा आजकल जितनी महंगाई है, जो मटेरियल इतना महंगा है कि हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने पूछा ही नहीं है, हमने किसी से बात नहीं किया। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अब करवा रही है अपने AC के लिए, DC के जरिए। हमने कभी उनसे जाके मिले भी नहीं है, हमने तो ऊपर बात की है, वहां से प्रोजेक्ट हमने उनको सजेशन दिया कि ये चीज होनी चाहिए, वो अप्रूव हो गया, काम स्टार्ट हो गया। यही अल्लाह का शुक्र है जो आपने। अच्छा, आपने कहा काम स्टार्ट हो गया, सारी चीजें हो गई, हॉस्टल तामीर हो गया, तो इसमें कितने प्लेयर्स रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं? एक प्लान तो होगा ना आपके पास कि इतने बच्चे, इतने खिलाड़ी जो है इस हॉस्टल में ठहर सकते हैं अगर कोई भी बड़ा इवेंट हो तो? जी बिल्कुल, यहाँ 6, 7, 8 टीमें आराम से आ सकती हैं, कोई मसला ही नहीं है। बहुत खूबसूरत है। मैंने कुछ अर्सा पहले वहाँ की पूरी अंदर की मूवी बनाकर अपना शेयर की थी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने देखा, और उसमें व्हाट्सएप के ऊपर भी की थी, और उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब के ऊपर भी की थी। तो बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया था, लोग बहुत खुश हैं, इलाका के लोग तो खुश हैं, पूरे पाकिस्तान से बड़े अच्छे कमेंट्स किए।
उसी ने इनकरेजमेंट दिया कि हमें आगे भी इसको बढ़ाना चाहिए। जिस तरह तो आपने बात रशीदुल की हसन कि साहब, हम उम्मीद रखें कि आने वाले 2-3 साल के अंदर अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स गुजरात से निकलकर मजीद सामने आएंगे दीगर खेलों के साथ साथ हॉकी में भी। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जब ये स्विमिंग पूल वगैरह बन जाएगा और स्क्वाश कोर्ट बन जाएगा, तो मैंने कहा ना कि जहांगीर खान या जानशीर को इनवाइट करेंगे, हमारे अपने ही प्लेयर हैं, उनसे मुलाकात भी रहती है, खास तौर पे जहांगीर खान से अच्छी शनाख्त आई है। तो ये मंजूर हसन भाई से इसके ऊपर बात हुई है। लेकिन अब मसला ये है, मसाइल ये है कि वहां पर जो PHF के खिलाफ कुछ बोलता है उसके बच्चे कैंप में नहीं रहते। ये बहुत बड़ा आदमी है, ये माफिया है। जब ये माफिया जाएगा तो हॉकी के प्लेयर भी अच्छे आएंगे, और उसके बाद स्क्वाश है या स्विमिंग पूल है, लॉन टेनिस है, बॉक्सिंग बन गया, ये सारी चीजें हो गई, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि यहाँ से अपना प्लेयर जो है आगे जरूर जाएंगे और उनको नौकरियां मिलेंगी, वो अपने अपने डिपार्टमेंट से खेलेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे और डेफिनेटली पाकिस्तान टीम में भी आएंगे। रशीदुल हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत कुछ हमने गुजरात के हवाले से बातें कर ली, कौमी खेल हॉकी के हवाले से थोड़ा सा और मजीद आपसे बात कर लूँ। ढाका में भी आपने देखा कि पाकिस्तान की हॉकी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई, कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं इन नौजवान बच्चों से आप? देखिए, ये बांग्लादेश वाली टीम कौन सी है? हम जो हमारे एरा के लोग हैं वो इसको क्या समझते हैं कि बांग्लादेशी की टीम को जीत गई, हम तो इसके ऊपर डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेशी टीम क्या है कि जीत कर आ गए हैं तो ये लुडियां डाल रहे हैं और बड़ा कुछ हो गया, ये हो गया। प्रो लीग में क्वालिफाई किया, न्यूजीलैंड की आपकी टीम नहीं अपने जा रही, अपने फंड की वजह से तो कर गए हैं। हम हमेशा दुआ करते बच्चों के लिए, प्लेयर्स के लिए, हमारी सिंपथीज उनके साथ हैं, कामयाब हों, अच्छा खेलें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। हमें तो ऑफिशियल से है, जब तक ये माफिया है ना इसमें बरकत आ सकती है, ना पाकिस्तान टीम कुछ हासिल कर सकती है। बांग्लादेश जीतकर मैं तो इसके ऊपर कोई तालियां नहीं बजाऊंगा, ना ही कहूंगा ये बहुत इन्होंने मार्का मारा है। बहरहाल चलिए, अच्छी बात है कि क्वालिफाई कर दिया, वो भी क्वालिफाइंग राउंड के लिए जहां आगे तकड़ी टीमें आएंगी। तो इसलिए मैं बांग्लादेश की जीत के ऊपर तो कोई चले, बांग्लादेश की जीत पर कहने से कासिर नजर आ रहा है कि बड़ा आपने तीर नहीं मारा कौमी हॉकी टीम ने, जहां बांग्लादेश के खिलाफ आपने कामयाबी हासिल की है। रशीदुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और साथ साथ क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।